नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा और ऐसे में दोपहर 1 बजे हल्द्वानी के लिए मुख्यमंत्री रवाना होने वाले हैं। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम मुद्दों पर आज जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से दी जा सकती है। ऐसे में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का कार्यक्रम भी है, वहां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। दोपहर करीब 3 बजे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। वहीं जमरानी बांध परियोजना को लेकर भी बैठक है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। शाम 4 बजे परियोजना की समीक्षा भी मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। काठ गोदाम में सीएम धामी का रात्रि ठहराव भी होने वाला है, तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है हल्द्वानी के लिए वो बेहद खास होने वाला है। तमाम कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। साथ ही महत्वपूर्ण सीएम धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई अहम ऐसी जानकारी है जो मीडिया के माध्यम से वो साझा करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपिका भंडारी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई, इनका रुख कर लेते हैं। दीपिका, आज मुख्यमंत्री का दौरा बेहद खास नजर आ रहा है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तमाम ऐसे कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का आज नैनीताल का दौरा है और खासतौर पर हल्द्वानी में जो है उनका मुख्य कार्यक्रम है। लगभग 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संभवतः जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बजट को लेकर होगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बीते दिनों बजट पेश किया है और जिससे भाजपा सरकार मुख्यमंत्री जो है सर्वव्यापी सर्वहित के बारे को लेकर बता रहे हैं कि जो बजट है वो सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, सभी धर्मों का, सभी समुदाय का ध्यान रखा गया है। तो संभवतः जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बजट को लेकर हो सकती है। इसी के साथ तमाम जो सौगातें जो है केंद्र सरकार ने बजट के दौरान उत्तराखंड को दी है उसको लेकर के इसमें चर्चा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जिस तरीके से आयुर्वेद को लेकर या एम्स जो एक खुलेंगे देश भर में, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री जैसे कि पहले भी देहरादून में ये कह चुके हैं कि उत्तराखंड जो है आयुर्वेदिक के लिहाज से महत्वपूर्ण है और पहला स्थान जो है वो उत्तराखंड को है इस मामले में और पहला जो हक है वो भी उत्तराखंड का बनता है। तो उत्तराखंड सरकार ये अपील करेगी केंद्र सरकार से कि जो एक अस्पताल बड़ा खोलने की जो बजट में उन्होंने रखा है उसको उत्तराखंड में खोला जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम जो सौगातें केंद्र सरकार से उत्तराखंड को मिली है बजट के दौरान, तो इसका बखान जो है उसकी उपलब्धियां जो है आज सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिनवा सकते हैं। वहीं इसके बाद 3 बजे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तमाम संत के साथ तमाम जो साधु संत है वो उसमें मौजूद रहने की पूरी आशंका है और आशीर्वाद जो है मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। इसमें शाम 4 बजे निर्माणाधीन जमरानी बांध जो परियोजना जो है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करने वाले हैं क्योंकि जो जमरानी बांध परियोजना है ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे हम जल परियोजना की बात करें, फिर हम विद्युत की बात करें, उसके लिहाज से ये परियोजना जो है काफी महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए की जो राशि स्वीकृत की गई है इसके निर्माण के लिए। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय समय पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक की जाए कि आखिरकार कितना काम इस परियोजना में हुआ है। धामी का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, कई कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। लेकिन राज्य की अगर हम आगे के भविष्य की बात करें तो उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आज का दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव को भी कम ही समय बचा हुआ है और कुछ ही महीने बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में जन जन तक पहुंचना, जन जन की जो समस्याएं हैं उसको जानना और उसका निवारण करना सरकार का ये लक्ष्य है कि जनता के द्वार तक पहुंचे और तमाम जो विकास कार्य हैं, तमाम जो परियोजनाएं हैं जिनका काम चल रहा है, जो निर्माणाधीन काम है, उनकी समीक्षा की जाए और जनता तक पहुंचाकर उनकी जो समस्याएं हैं उसको जाना जाए, उसका निवारण किया जाए। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो खुद जनता के बीच जाके उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उसका निवारण भी कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी समस्याएं लोगों की उसका त्वरित जो है कार्रवाई की जाए, लापरवाही न बरती जाए और साथ ही वो अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। तो आज का ये दौरा जो है मुख्यमंत्री का वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। वो जनता से सीधा संवाद करने वाले हैं और जो परियोजना है जमरानी बांध की इसको लेकर के समीक्षा बैठक करने वाले हैं और कोई लापरवाही होती है तो अधिकारियों को जरूर फटकार भी लगाने वाले हैं। तो आज का दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण दौरा है नैनीताल का। बिल्कुल, दीपिका बनी रही हमारे साथ। वापस लौट रही हूँ एक और बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब खत्म होने वाला है। जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म होगा। धामी सरकार नई व्यवस्था लागू करने वाली। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित होगा। शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा प्राधिकरण और ऐसे में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित होने वाला है। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते की ओर से ये जानकारी दी गई और इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये जानकारी दी जा चुकी थी कि अब ये मदरसा बोर्ड है वो खत्म कर दिया जाएगा और उद्देश्य सरकार का सीधे तौर पर यही नजर आता है
है कि अब जिस तरीके से नई नीति जो लाई जा रही शिक्षा को लेकर, उसका उद्देश्य ये है कि सीधे तौर पर हर वर्ग के लोगों को शिक्षा पहुंचे, और यही कारण है कि ये जो जुलाई 2026 से नए नियम है वो लागू हो जाएंगे। मदरसा बोर्ड अब जुलाई 2026 से खत्म हो जाएगा। तिथि का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अब ये आ चुकी है। जुलाई 2026 में फिलहाल मदरसा बोर्ड की जो नीति है वो खत्म कर दी जाएगी। धामी सरकार नई व्यवस्था लागू करने वाली है ताकि सही तरीके से शिक्षा सभी तक पहुंचे और सभी को अधिकार है शिक्षा का। और ऐसे में जो उच्च शिक्षा है वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी सीधे तौर पर मिल पाए, ये मंशा मुख्यमंत्री की ओर से पहले बताई गई थी। और ऐसे में विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर ठकाती की ओर से संपूर्ण जानकारी दी गई है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जुलाई 2026 से जो नई नीति है, जो नया नियम है, वो फिलहाल लागू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। धामी सरकार नई व्यवस्था 2026 जुलाई महीने में लागू करने वाली है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित, और ऐसे में आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं जहां शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित प्राधिकरण ही करेगा। सीधे तौर पर शिक्षा देना सरकार का मकसद। और दीपिका का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीपिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले इस बात का जिक्र कर चुके थे कि किस तरीके से मदरसा बोर्ड को खत्म करेंगे, और उनकी मंशा भी साफ तौर पर थी कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही, और सीधा उद्देश्य। और अब ऐसे में तारीखों का ऐलान जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड की जो नीति है वो अब खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ये बात कही थी कि उनका उद्देश्य है कि तमाम जो समुदाय के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, तमाम जो बच्चे हैं एक ही छत के नीचे आकर पढ़ाई करें और एक ही जैसी शिक्षा जो है वो प्राप्त करें। क्योंकि देखिए लगातार शिकायतें आ रही थी और संभवतः ये शिकायत थी कि मदरसे में जो है गलत तालीम जो है वो बच्चों को दी जा रही है, गलत तरीके से उनको शिक्षा दी जा रही है, और ऐसी शिकायतें आई थी। और साथ ही ये भी शिकायत आई थी कि गलत फंडिंग भी जो है उनको बाहर से हो रही है, ताकि बच्चों के अंदर ऐसी नफरत फैले, ऐसी समुदायों को लेकर ऐसी शिक्षा जो है उनको दी जा रही थी, ऐसी जानकारी मिली थी। और लगातार मुख्यमंत्री जो है उनकी नजर उस पे थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जल्द जो है उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड को भंग करेगी, और साथ ही उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो है उसका गठन करेगी, जिससे एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल के अंदर जो है सभी समुदाय के बच्चे एक ही जैसी शिक्षा जो है प्राप्त करें, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव की जो स्थिति है या भेदभाव का जो आरोप लगता है वो ना हो। और मुख्यमंत्री ने इसे सही साबित कर दिया है, इस पे खरे उतरे हैं। और बीती शाम जो इसका एक आदेश जारी किया गया है विशेष सचिव के द्वारा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मदरसा बोर्ड का जो अस्तित्व है उसे खत्म कर दिया गया है, और अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो है वो उसका गठन किया गया है, जो मदरसे के जो बच्चे हैं उनके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करेगा, कैसी शिक्षा उनको देनी है, क्या पढ़ाना है, किताबों में कौन सी किताबें शामिल करनी है, और किताबों के अंदर क्या क्या पाठ्यक्रम होंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चे, उसकी पूरा जो लेखा जोखा है वो तैयार करेंगे। और उसके बाद जो है जो तमाम जो मदरसे के बच्चे हैं, एक एक बच्चे को जो है स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाएगा, उनकी जो ड्रेस होती है वो भी चुनी जाएगी और उनको शिक्षा दी जाएगी। और उत्तराखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक ही अम्ब्रेला यानी एक ही छाते के नीचे एक तमाम जो समुदाय के बच्चे हैं उनको एक जैसी शिक्षा मिले, और ये आज सही साबित हुआ है। और इसमें देखिए मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा है कि धामी सरकार एक ऐसी सरकार है जो सभी समुदाय को, सभी धर्मों को एक मानती है, और यही नतीजा है कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को भंग करके तमाम जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सभी धर्मों के साथ के बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाया जाएगा। फिर चाहे वो गीता का पाठ भी क्यों ना हो, चाहे फिर हम वंदे मातरम की बात करें, तमाम जो चीजें हैं हर धर्म से जुड़ी हुई किताबें उनको पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, दीपिका हमारे साथ बनी रही है। वापस लौट रही हूँ, लेकिन एक और बड़ी जानकारी जो लोगों तक पहुंचा देते हैं। देहरादून से जहां उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ की मीटिंग, और ऐसे में क्राइम और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल समीक्षा की गई। मीटिंग के दौरान कई दरोगाओं को सस्पेंड भी किया गया। बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लैंड फ्रॉड मामले में समयबद्ध पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे। महकमे में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, ये डीजीपी की ओर से कहा गया। ये बड़ी अपडेट, और ऐसे में तमाम दरोगों को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। लैंड फ्रॉड मामले पर पारदर्शिता से यहाँ पर काम होना चाहिए। महकमे में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अब प्रशासन अपनाता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड डीजीपी की ओर से महत्वपूर्ण मीटिंग की गई। क्राइम और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल ये समीक्षा बताई जा रही है, और ऐसे में मीटिंग के दौरान कई दरोगाओं को सस्पेंड भी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट और ऐसे में बड़ी जानकारी। हाई लेवल समीक्षा मीटिंग हुई और तमाम दरोगाओं जिनके कार्य पर संदेह था उनको यहाँ डीजीपी की ओर से निलंबित कर दिया गया है फिलहाल। और ऐसे में
प्रशासन का जो संदेश है वो एकदम साफ है कि किसी भी तरीके का उत्तराखंड में जो क्राइम है, कानून व्यवस्था है, वो बिगड़ने ना पाए और इसी पर हाई लेवल की समीक्षा की गई। मीटिंग के दौरान कई दरोगाओं को सस्पेंड भी किया गया। बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में हमारे सहयोगी लगातार दीपिका हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। दीपिका, हाई लेवल की मीटिंग हुई और संदेश एकदम साफ कि कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ ना पाए, खासकर लैंड फ्रॉड की अगर हम बात कर ले, जिस तरीके से लगातार वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, उस पर भी प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। कई दरोगाओं को निलंबित किया गया है। दीपिका, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल दीपिका, ये बड़ी मीटिंग की गई है डीजीपी की ओर से। तमाम दरोगाओं को फिलहाल यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, देखिए बीती शाम जो है कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी उत्तराखंड दीपक सेठ ने एक बड़ी बैठक ली है, जिसमें सभी डीआईजी, आईजी, पुलिस कप्तान समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे थे। और डीजीपी ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर गहराई से काम किया जाए। क्योंकि देखिए लगातार उत्तराखंड में अगर बात करें राजधानी देहरादून की, तो 5 दिन के अंदर अंदर 3 मर्डर हुए हैं। विकास नगर में मर्डर हुआ है, उसके बाद ऋषिकेश में मर्डर हुआ है और देहरादून में मर्डर हुआ है, जिसमें गला रेत कर युवती की हत्या कर दी गई थी। और ऋषिकेश में गोली मारकर उसके घर के अंदर जो है युवती की हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के माफ कीजिएगा, उत्तराखंड सरकार समेत उत्तराखंड पुलिस पर जो है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी को लेकर के आनंद फानन में कल डीजीपी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी कप्तान मौजूद रहे और उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी चौकी और थाना प्रभारी हैं, उनको साफ तौर पर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखने की अपील की गई, मांग की, माफ कीजिएगा, उनको निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि जितने भी लैंड फ्रॉड के मामले आते हैं, उसमें सीधे तौर पर जो पुलिसकर्मी है वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सिविल मामला होता है और ऐसे में कई बार शिकायतें आती है कि पुलिस के द्वारा रिश्वत ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये निर्देश दिए हैं डीजीपी ने कि लैंड फ्रॉड के मामले में सीधे तौर पर सिविल पुलिस जो है वो शामिल नहीं होगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है कि जितने भी जहां जहां पर भी मर्डर हुए हैं, जहां जहां भी हत्याएं हुई है, वहां पे जो भी चौकी इंचार्ज उनको सस्पेंड किया गया है। सबसे पहले खुड़बुड़ा चौकी इंचार्ज जो कि देहरादून कोतवाली में पढ़ते हैं, उनको सस्पेंड किया गया है, प्रदुमन नेगी को। उसके बाद ऋषिकेश एम्स के जो चौकी प्रभारी है साहिल वशिष्ठ, उनको भी सस्पेंड किया गया है। और ज्वालापुर में जो बीते दिनों लाठी डंडे चले थे और उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, उस मामले में भी एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। और साफ तौर पर डीजीपी ने यह चेतावनी दी है कि अगर इस तरीके की कोई घटनाएं फिर से उत्तराखंड में होती है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम अधिकारी हैं, जो क्षेत्र के सीओ हो, चाहे थाना प्रभारी हो या चौकी इंचार्ज हो, उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाए और जहां जहां पर ऐसी शिकायतें आती है उसको गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि शिकायतें आ रही है कि खुड़बुड़ा थाना क्षेत्र में जो युवती की हत्या हुई है, उसने कुछ दिन पहले शिकायत की थी कि जो युवक है उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उस पर लापरवाही बरती गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि शिकायत मिलने के बाद वो आरोपी को पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए उसके घर गए थे, लेकिन वो वहां नहीं मिला, वो लापता हो गया था। लेकिन अचानक से वो युवती से मिलता है और बीच बाजार में उसकी हत्या कर देता है। ऐसे में डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी महिलाओं की कंप्लेन आती है खासतौर पर, उस पर सख्ती से जो है कार्रवाई की जाए। जो भी महिलाएं जो शिकायत करती है, उनके पास जाकर खुद उससे बातचीत की जाए और उसका संज्ञान लिया जाए। और अगर फिर इस तरह की कोई लापरवाही किसी शिकायत को लेकर होती है या कोई मुकदमा दर्ज आप नहीं करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश मुख्यमंत्री समेत डीजीपी ने कल जो है तमाम अधिकारियों को दे दिया है। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी और तमाम सवाल भी उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर उठ रहे थे, चाहे विपक्ष हो या अन्य लोगों को उठा रहे थे और लोगों में डर का भी माहौल था। और शायद यही वजह रही कि अचानक से हाई लेवल की जो मीटिंग है वो की गई, समीक्षा की गई और ऐसे में तमाम दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया। जो कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही थी, अब उसे सही करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार एक के बाद एक करके जो हत्याएं हो रही है, हल्की फुल्की चोरी लूटपाट होती है तो उसमें जो है पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी भी करती है। लेकिन जिस तरीके से 5 दिन में 3 महिलाओं की हत्या हुई है, उससे पूरे देश भर में एक गलत मैसेज गया है उत्तराखंड को लेकर कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी की बात करें, वहां तक ये बात पहुंची और उन्होंने ट्वीट भी किया है। साथ ही भाजपा के भी कई बड़े बड़े ऐसे नेता है उत्तराखंड के, जिन्होंने साफ तौर पर ये लापरवाही मानी है उत्तराखंड पुलिस की और ये
ट्वीट करके ये कहा है कि तमाम जो इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और ऐसे में दीपम सेठ ने जो है समीक्षा बैठक करके उन तमाम चौकी इंचार्जों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन फिर भी देखिए विपक्ष जो है वो अभी भी हमलावर है। विपक्ष लगातार ये बात कहता आ रहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जहां पर होता है वहां मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है जहां जरूरत होती है, लेकिन बेवजह विपक्ष के साथ तमाम उन लोगों को परेशान किया जाता है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष से सवाल खड़े लगातार करते आ रहा है। और जिस तरीके से एक के बाद एक करके घटनाएं हुई हैं उसमें हालांकि गिरफ्तारियां भी आरोपियों की हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बोलना, ये आवाज उठाना लाजमी है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए मीटिंग की गई। फिलहाल फौरन लौट रही हूँ आपके पास एक और बड़ी जानकारी, जहां गुंजन हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जांच के लिए एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार की निगरानी में एसआईटी गठित की गई है। सीओ सिटी प्रभारी, एसओजी प्रभारी, फील्ड यूनिट नामक एसएमए सीसीटीवी फुटेज को अब एसआईटी खंगालेगी। तमाम चीजों को जो चीजें हैं वो देखती हुई नजर आएगी। चश्मदीदों के बयान के आधार पर अब जांच है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक ट्रायल की तैयारी की जा रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी। और ऐसे में बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। गुंजन हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुंजन हत्याकांड के बाद लगातार प्रशासन पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, अलर्ट नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। उस आधार पर जो कार्रवाई है वो आगे होती हुई नजर आएगी। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो आरोपी है उसे भेज दिया गया है। या सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला था या इसके अलावा कोई और जो बात थी जो अभी तक फिलहाल सामने निकलकर नहीं आई है, उस तमाम एंगल्स पर फिलहाल यहाँ पर पुलिस पूछताछ करेगी, तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश। और वहां पर जो लोग मौजूद थे, चश्मदीद थे, उनके भी जो बयान है उन्हें फिलहाल यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। उन बयानों के आधार पर जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया गया है, तो तमाम ऐसे बड़े खुलासे जो होने अभी बाकी हैं वो एसआईटी की रिपोर्ट में होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गुंजन हत्याकांड में पुलिस अलर्ट नजर आ रही है और लगातार जो एक्शन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारी सहयोगी दीपिका बनी हुई हैं, रुक कर लेते हैं दीपिका का। दीपिका, अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। गुंजन हत्याकांड के बाद हम कह सकते हैं कि अब जो प्रशासन है वो अलर्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए गुंजन हत्याकांड की जो गूंज है वो पूरे देश भर में गई है और देश भर से आवाजें उठ रही है कि आखिरकार पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि घटना से 5-6 दिन पहले उसने पुलिस में शिकायत की थी और ये कहा था कि युवक जो उसको परेशान कर रहा है उसको ढूंढने पुलिस गई भी थी, लेकिन वो मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की मान रहे हैं कि आखिरकार क्यों पुलिस जो है आरोपी को समय पर पकड़ नहीं पाई। और इसको लेकर के जब पूरे देश भर से आवाज उठी तो उसके बाद एसएसपी ने जो है इसमें एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसकी जो नेतृत्व है वो एसपी सिटी प्रमोद कुमार करेंगे यहाँ पर, जो कि एसपी सिटी देहरादून है। उसमें तमाम जो सीओ सिटी हैं, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक है, उनको इस टीम में रखा गया है। एसओजी टीम के जो निरीक्षक उनको इस टीम में रखा गया है, जो ये छानबीन करेंगे कि आखिरकार जब ये घटना हुई थी तो उस दौरान वहां पर कौन कौन मौजूद था। जो भी वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। वहां तमाम जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको चेक किया जाएगा और ये भी चेक किया जाएगा कि आखिरकार जो आरोपी है वो कहाँ लापता हो रखा था, क्योंकि घर में उसकी लोकेशन नहीं पाई गई थी, वो लापता था। तो पुलिस इन तमाम मुद्दों पर छानबीन करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार मर्डर से पहले इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी और आखिरकार युवक ने आवेश में आकर उसको गला रेत कर हत्या क्यों कर दी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 3-4 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इस बीच जो आरोपी है उसकी शादी कहीं और हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका प्रेम विवाह ही कहीं और होता है। तो ऐसे में अचानक गुंजन से फिर से बातचीत करना और आवेश में आकर उसकी हत्या करना, इस पहलू पर भी पुलिस जो है छानबीन करने वाली है कि आखिरकार अचानक से शादी के तुरंत बाद एक बार फिर से जो है युवती के साथ प्रेम प्रसंग चलना ये क्या दर्शाता है। तो ऐसे में क्योंकि देखिए इस बीच जो आरोपी है उसकी पत्नी का बयान भी सामने आया। उसकी पत्नी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उनका समझौता हो गया था पुलिस थाने में और ये बात सामने समझौता हुआ था कि दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, दोनों मान भी गए थे। लेकिन उसके बाद युवक है वो दोबारा युवती को परेशान करता है, युवती मना करती है, उसे ब्लॉक करती है, तो आवेश में आकर वो उसकी हत्या कर देता है। पुलिस ये छानबीन करेगी कि आखिरकार युवक आरोपी जो है वो कहाँ फरार था, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, वो जो चौपड़ वो लेके आया उसने कहाँ से खरीदा और आखिरकार उसके मन में ऐसा क्यों आया कि उसने इतनी गला रेत कर दी, बेरहमी से जो हत्या है वो युवती की कर दी। तो इन तमाम सवालों को जो है छानबीन पुलिस करने वाली है और इसके लेकर के एसआईटी का गठन कर दिया गया है, ताकि जो जनता में आक्रोश है इस मर्डर को लेकर उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। फिलहाल आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और जब कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था तो वहां पर वकीलों ने भी उसकी जमकर पिटाई की है। उनका आक्रोश निकला है कि तूने एक बेटी को मार दिया। तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो वकीलों के समेत पूरे देश भर में गुस्सा है और जल्द इसमें
मुझे लगता है कि पुलिस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सख्ताई से इसमें जांच करेगी और तमाम जो सबूत है वो कोर्ट में पेश करेगी ताकि आरोपी जेल से बाहर ना आ सके। बिल्कुल दीपिका, सीधे तौर पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि दिन दहाड़े बाजार में किसी की हत्या कर दी गई, एक युवती की हत्या कर दी गई और ये पूरी हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है, ऐसा अगर हम देखते हैं तो नजर आता है। क्योंकि चापड़ लेकर वो पहुंचा, यानी कि वो पहले से हत्या की प्लानिंग कर चुका था। जब युवती पहले ही पुलिस प्रशासन के पास पहुंची थी, एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, कंप्लेन की, उसके बावजूद अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये भी कहा जा सकता है कि एक्शन ना होना एक बड़ी वजह मानी गई इस अपराध के पीछे। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही है। अगर युवती ने शिकायत की थी, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले जो है उसकी पत्नी ने, आरोपी की पत्नी ने खुद ये जानकारी दी है कि उनका समझौता हो गया था, लड़का लड़की समेत उसकी पत्नी जो है वो थाने पहुंचे थे और ये बात हुई थी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लड़का लड़की को तंग नहीं करेगा। लेकिन युवक जो है लगातार युवती को फोन कर रहा था और ये कह रहा था कि वो उससे बातचीत करे, उससे मिले, लेकिन लड़की जो है साफ तौर पर मना कर रही थी। और अचानक से आकर आवेश में आकर उसकी हत्या कर देना कहीं ना कहीं ये सवाल पुलिस प्रशासन पे खड़े करता है। और इसी को लेकर के कल डीजीपी दीपम सेठ ने जो है चौकी प्रभारी प्रद्युमन नेगी को सस्पेंड कर दिया है और एसएसपी को ये निर्देश दिए थे कि इसमें सख्ताई से जांच हो और जो आरोपी है वो लंबे समय तक जेल में रहे, वो बाहर ना आ सके और एक बेटी, एक मां को न्याय मिले। इसको लेकर के जो है एसआईटी का गठन किया गया है और मैं चाहती हूं कि इसमें पुलिस सख्ताई से कार्रवाई करके ऐसी सजा दिलाए आरोपी को ताकि कल को किसी और बेटी की हत्या ना हो और पुलिस प्रशासन पे इस तरीके की लापरवाही का जो आरोप लगा है वो फिर से ना लगे। बिल्कुल देविका, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं, जहां उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि हमने मांग की थी कि अंकिता भंडारी मामले पर सीबीआई जांच हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में सीबीआई जांच हो। सरकार ने अंकिता भंडारी के माता पिता की एफआईआर पर नहीं बल्कि किसकी सियासत पर जांच शुरू की है। राजेंद्र शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से एसआईटी ने वीआईपी को बचाने का काम किया, वैसे सीबीआई भी वीआईपी को बचाने का काम करेगी। सीबीआई जांच अधूरी है। सीबीआई जांच में उनके अंकिता भंडारी के माता पिता ने बहुत स्पष्ट अपनी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सिटिंग जज की अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन ये तो इन्होंने उनकी बात तो मानी नहीं है। लगातार धामी जी कह रहे थे और उनका बयान भी आया था कि जो उसके माता पिता कहेंगे, तो उनके माता पिता तो बहुत स्पष्ट तौर से चिट्ठी में लिखा हुआ है। ये सिर्फ उसी तरह की जांच अब निकलेगी जिस तरह की जांच यहाँ पर एसआईटी ने की थी। जो मेन क्लू थे उन क्लू को छोड़ दिया था और कहीं ना कहीं जो है ये उलझाने वाली बात फिर दोबारा से कर दी गई है। और सीधे सीधे मेरा ये कहना है कि इससे कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि अब पूरी तरह से वीआईपी को बचाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री धामी की गुड गवर्नेंस का असर नजर आ रहा है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। उत्तराखंड में सुशासन को मजबूत मॉडल सुशासन का बनता हुआ नजर आ रहा है। गांव गांव तक अब धामी सरकार पहुंच रही है। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों से सीधे उन लोगों को लाभ मिला है। लाखों शिकायतों का तुरंत समाधान भी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो मॉडल है वो सीधे तौर पर इसका जो असर है वो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां सीएम धामी की गुड गवर्नेंस का असर सीधे तौर पर, और ऐसे में 4 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहेंगे खबर।